नमस्कार। बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए 51 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ये 52nd वीडियो है और ये आज की वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जॉन डन पर। जॉन डन पर मैं पहले ही डिटेल्ड वीडियो उसके लाइफ और वर्क्स पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी 2 पोइम्स को प्रेजेंट एंड एब्सेंस को हिंदी और इंग्लिश में 2 अलग अलग वीडियो में पढ़ाया है मैंने, और एक और पोइम पढ़ाई है। क्या टाइटल है? हाँ, कैननाइजेशन टाइटल है उस पोइम का। और जॉन डन पर ये है चौथा वीडियो, नहीं 5वां वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मेटाफिजिकल? तो मेटाफिजिकल क्या है? बियॉन्ड इमोशनल, हाईली फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल या फिर नन ऑफ दीज। तो मेटाफिजिकल होता है बियॉन्ड फिजिकल, जो भौतिकता से परे हो। तो हमारा जवाब होगा बी। वॉट मेक्स डन दैट ही गोज लिविंग हिज वाइफ अलोन। यानी ऐसा क्या होता है कि जॉन डन अपनी वाइफ को छोड़कर अकेला चला जाता है? सीरियस इलनेस, विजिट टू होली प्लेसेस, बिजनेस टूर या फिर नन ऑफ दीज। तो वो बिजनेस टूर पे जाता है। हमारा जवाब होगा सी। हु वेट फॉर फिजिकल मीटिंग अकॉर्डिंग टू डन। डन के अनुसार कौन लोग होते हैं जो कि भौतिक यानी शारीरिक रूप से मिलने की उम्मीद में रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं? ऑर्डिनरी लवर्स, ग्रेट लवर्स, ट्रू लवर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ऑर्डिनरी लवर्स होते हैं वो फिज़िकली मिलने की फिराक में रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं। तो हमारा जवाब होगा ए। फिर है हाउ मैनी स्टेंजाज डू द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस कंसिस्ट ऑफ। तो जो पोएम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, उसमें कितने स्टेंजाज हैं? तो इसका जवाब होगा 4, 4 स्टेंजा हैं। फिर है हाउ मैनी लाइन्स डू द स्टेंजाज ऑफ प्रेजेंट इन एब्सेंस कंसिस्ट ऑफ। तो प्रेजेंट इन एब्सेंस के जो स्टेंजाज हैं उनमें कितनी लाइन्स हैं? तो इसका जवाब होगा बी, 6 लाइन्स हैं, है ना। आपने पढ़ाई है मेरे साथ। उस पोएम में 6 लाइन्स के 4 स्टेंजा हैं, 4 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 6 लाइन हैं। तो टोटल कितनी लाइन हुई? 24 हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो ये दूसरी किताब में है, इसमें इनको देखते हैं। टू विच स्कूल ऑफ पोइट्री डिड जॉन डन बिलोंग। तो जॉन डन किस प्रकार की पोइट्री का जो टाइप है उसको बिलोंग करता है? न्यू क्लासिकल, क्लासिकल, रोमांटिक, मेटाफिजिकल। तो आपको पता ही है कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री को बिलोंग करता है, तो हमारा जवाब डी होगा। हु सेड जॉन डन इज़ द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड फॉर सम थिंग्स। यानी कुछ बातों में जॉन डन दुनिया का पहला कवि है, ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या फिर पोप। तो जॉन डन के बारे में ये बात बेन जॉनसन ने कही थी। हमारा जवाब होगा सी। फिर है हु सेड, किसने कहा था जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। अच्छा, ये इनके बारे में जो कहे गए स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जॉन डन के बारे में ऐसा किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो ये ज़रा आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। और ये वाला तो जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये तो कई एग्ज़ाम्स में आया है, कई कॉम्पिटिशन्स में आया है। तो ये जॉन डन के बारे में किसने कहा है कि जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स? पोप, टॉमस ग्रे, टी.एस. एलियट या ड्राइडन। तो ये बात ड्राइडन ने कही है। फिर है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एब्सेंस, हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ। यानी एब्सेंस अनुपस्थिति या फिर गैर हाजिरी, तुम मेरा विरोध सुनो, अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ तुम्हारी ताकत के खिलाफ। पोइम तो आपने पढ़ी ही होगी, मैंने अपलोड की हुई है 2 वीडियोज़ में। तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ आप जान ही गए होंगे। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे एक अलग से वीडियो अपलोड की है, वो आपने देखी होगी और आप पहचानते होंगे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि एब्सेंस से डायरेक्टली बात हो रही है। एपोस्ट्रॉफी की यही खासियत होती है कि यहाँ किसी भी डेड ऑब्जेक्ट से, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, किसी फीलिंग से डायरेक्टली बात की जाती है। तो ये हुआ एपोस्ट्रॉफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस।
प्रेजेंट इन एब्सेंस कविता की थीम क्या है? डेथ है, अर्थली लव है, मेटाफिजिकल लव है या डाइंग लव है? तो इसकी थीम मेटाफिजिकल लव है। हमारा जवाब सी होगा। फिर हाउ मनी स्टेंजाज डज द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस हैव? ये तो आप पहले ही जान चुके हैं, 4 स्टेंजाज हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस? तो ये आपको जानना है कि राइम स्कीम क्या है प्रेजेंट इन एब्सेंस की। जो राइम स्कीम है वो है ABB ACC, यानी जो यहाँ सी जो ऑप्शन है, देखिए ABA BCC ये गलत है, ABA BAB ये भी गलत है, AABBCC ये भी गलत है। जो सही राइम स्कीम है प्रेजेंट इन एब्सेंस की वो है ABB ACC। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाउ मनी लाइन्स डज ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस है? तो ये आपको पता ही है, 6 लाइन्स हैं। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पोएम रिटन बाय जॉन डन? तो इनमें से जॉन डन द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है? द फर्स्ट एनिवर्सरी, चर्च गोइंग, हॉलो मैन, माई लास्ट डचेस। तो चर्च गोइंग आपको मालूम ही है, आपके सिलेबस में भी है, फिलिप लार्किन ने लिखी है। हॉलो मैन T.S. एलियट ने लिखी है। माई लास्ट डचेस ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। तो बचा क्या? द फर्स्ट एनिवर्सरी, ये ही जॉन डन ने लिखी है। ठीक है। हु रोट द पोएम एक्सटेसी? तो एक्सटेसी कविता किसने लिखी है? ये जॉन डन की कविता है, तो हमारा जवाब होगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच फिगर ऑफ स्पीच डू द फॉलोइंग लाइन्स हैव? यानी यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो जो फिगर ऑफ स्पीच वाला वीडियो है वो ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर। तो लाइक वर्ड आ गया। सो लाइक एज जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ ऑब्वियसली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? आपको मालूम ही है, सिमिली होता है। तो ऑप्शंस में देखिए, मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन और हाइपरबल दिए हुए हैं, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। फिर है हु इनॉग्रेटेड द न्यू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? हु मतलब किसने इनॉग्रेटेड, शुरू किया, द न्यू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? जो नया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, किसने शुरू किया? T.S. एलियट, W.B. यीट्स, जॉन डन या टॉमस ग्रे? तो वो T.S. एलियट ने शुरू किया। डिटेल्ड वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। फिर है विच स्कूल ऑफ पोइट्री बिगेन विद जॉन डन? तो जॉन डन से कौन सा स्कूल ऑफ पोइट्री शुरू हुआ? कैरोलाइन, ग्रेवयार्ड, साइंटिफिक और प्योरिटन? तो अब वैसे तो आप जानते हैं कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को बिलोंग करता है जॉन डन, लेकिन एक और स्कूल ऑफ पोइट्री उससे रिलेटेड है, और ये बात मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपको बताई थी कि जॉन डन का जो पीरियड है वो एलिजाबेथन एज उसमें ख़त्म होता है और कैरोलाइन एज शुरू होता है। तो कैरोलाइन जो एज है वो चार्ल्स फर्स्ट की वजह से उसका नाम कैरोलाइन कहा जाता है ना। एलिजाबेथ गद्दी पर थी तो वो एलिजाबेथन एज हुआ, फिर चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठा तो वो कैरोलाइन एज हुआ। वैसे यहाँ पर जेम्स फर्स्ट बैठा था, वैसे एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट बैठा था, तो वो जैकोबियन एज है। और फिर अब जैकोबियन एज तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो जेम्स फर्स्ट के बाद फिर चार्ल्स फर्स्ट बैठा था तो वो कैरोलाइन एज हुआ। तो अब क्योंकि ऑप्शंस में कैरोलाइन दिया हुआ है तो हम कैरोलाइन को मार्क करेंगे। फिर है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स? तो फिर से वही ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है एब्सेंस वाला, तो यहाँ वही एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, तो वही ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और वही लाइन भी दी हुई है, तो हम एपोस्ट्रॉफी ही मार्क करेंगे। ये एक तीसरी किताब है जिसमें जॉन डन पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जॉन डन इज़ रिगार्डेड एज अ मेटाफिजिकल पोइट बिकॉज, जॉन डन को एक मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है क्योंकि हिज पोइट्री इज़ हाईली रिलीजियस, ही इज़ अ सिंगर ऑफ लव, ही वॉज डिस्क्राइब्ड लव विच इज़ फिजिकल, ही वॉज यूज्ड मेटाफिजिकल कंसीट। देखिए थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं इसमें ऑप्शंस में, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड होना चाहिए या और यहाँ भी ही हैज़ यूज्ड होना चाहिए। तो इसका जो जवाब होगा वो डी होगा, ही हैज़ यूज्ड मेटाफिजिकल कंसीट। और कंसीट क्या होता है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कंसीट अ फैंटास्टिक आइडिया दैट गिव्स इंटेलेक्चुअल प्लेजर। तो ये बड़ा मतलब चमत्कारी सा विचार होता है, एक
हाईली इंटेलेक्चुअल विचार होता है, जो जब आप उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलता है, यानी बौद्धिक आनंद आपको आता है। तो ये कंसीट हुआ। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, फ्ली का एग्जाम्पल दिया था आपको। फिर है जॉन डन इज़ कॉल्ड, जॉन डन को कहा जाता है रिलीजियस पोइट, मेटाफिजिकल पोइट ही कहा जाता है, तो हमारा जवाब यहाँ पर बी होगा, ये आप जानते ही हैं। हु रोट होली सोनेट्स, तो होली सोनेट्स किसने लिखी हैं? जॉन डन ने लिखी हैं, तो हमारा जवाब होगा बी। जॉन डन वॉज बॉर्न इन, जॉन डन पैदा हुआ, तो डिटेल वीडियो में आप जान ही चुके हैं, 1572 में पैदा हुआ। कई जगह 1571 भी दे रखा है, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ ऑप्शंस में 1571 नहीं है, तो हम 1572 ही मार्क करेंगे। द पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ बीन एड्रेस टू, तो ये जो कविता है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये किसको संबोधित है? तो ये उसकी पत्नी को संबोधित है, हिज वाइफ, तो हमारा जवाब होगा ए। ये एक और किताब है जिसमें जॉन डन पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चौथी किताब देखिए। मैंने आज कई जगह से कलेक्शन किया, वैसे तो सारे ऑथर्स पर जितने भी मैंने MCQs पर वीडियोस डाले हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए, उसमें 3 किताबों से तो कम से कम मैंने क्वेश्चंस लिए ही हैं। आज ये चौथी किताब में से देखिए। व्हेन वॉज जॉन डन बॉर्न, तो ये तो आपको पता ही है 1572। द फादर ऑफ जॉन डन वॉज, तो उसके पिताजी क्या काम करते थे? वो एक आयरन मॉन्गर थे, यानी कि लोहे का काम करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस जो इसमें दे रखे हैं। फिर द मदर ऑफ डन वॉज अ ग्रैंड नीस ऑफ, तो जो माँ थी डन की, वो परपोती थी किसकी? सर टॉमस मूर की, तो जवाब हमारा यहाँ पर सी है, सर टॉमस मूर। फिर डन लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, तो जॉन डन के पिता की मृत्यु हो गई थी जब जॉन डन कितने साल का था? यहाँ 5 साल दिया हुआ है। और जब मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो उसमें जैसे जॉन डन 1572 में पैदा हुआ, 1576 में उसके पिता की मृत्यु हुई है, तो उस हिसाब से तो 4 साल बनते हैं, लेकिन यहाँ 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 5 दे रखा है, तो इसलिए 5 को ही मार्क करेंगे हम। डन्स मदर वॉज जॉन डन की माँ थी रोमन कैथोलिक, है ना, रोमन कैथोलिक की वजह से और वो जॉन डन का भी जो पालन पोषण हुआ था वो रोमन कैथोलिक धर्म के अनुसार हुआ था, इसीलिए उनको डिग्री भी नहीं मिली थी, मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में ये बताया भी था। फिर है जॉन डन एंटर्ड हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था। हम तो 11 साल की उम्र में हमारे बच्चे क्या करते हैं? 5th क्लास में होते हैं, क्योंकि 6 साल का बच्चे का एडमिशन होता है हमारे यहाँ फर्स्ट में, और 11 साल का बच्चा हमारा 5th में होता है। और जॉन डन ने तो 11 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। चलिए, जॉन डन एंटर्ड लिंकन्स इन, जॉन डन ने लिंकन्स इन में प्रवेश किया, ये 1592 में। फिर है हु कमेंट्स, किसने ये कमेंट किया है? डन हैड रिटन ऑल हिज बेस्ट पीसेस एर ही वॉज 25 ईयर्स, यानी डन ने अपनी सबसे अच्छी कविताएं रचनाएं लिख चुका था वो 25 साल की उम्र से पहले, तो ये बात बेन जॉनसन ने कही है। फिर टू विच एक्सपेडिशन डिड डन सर्व इन 1596, तो 1596 में वो किस एक्सपेडिशन पर गया, किस साहसिक कार्य पर गया? तो कैडिज, बार, बेटिस और या फिर सेरेनो, तो वो कैडिज एक्सपेडिशन पर गया, यानी कि एक आप बिजनेस टूर कह सकते हैं, एक यात्रा कह सकते हैं, समुद्री यात्रा, जिस पर वो गया 1596 में। और ये जो लिखी हैं उसने इस तरीके की कविताएं जिस पे कि जैसे प्रेजेंट इन एब्सेंस है, तो ये उसी टाइम की कविताएं हैं जब वो अपने घर से अनुपस्थित रहा है, यानी अपनी पत्नी से दूर रहा है, तभी उसने इस टाइप की पोइम्स लिखी हैं। फिर है अ बिजी एंड ल्यूक्रेटिव, यहाँ कैरियर होना चाहिए, कैरियर वॉज स्पॉइल्ड बाय डन हिमसेल्फ, यानी एक अच्छा, ल्यूक्रेटिव माने होता है जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, बिजी व्यस्त होता है, तो ऐसा कैरियर वॉज स्पॉइल्ड मीन्स ख़राब कर लिया गया बाय डन हिमसेल्फ, खुद हिमसेल्फ के द्वारा, व्हेन ही, जब उसने क्लैंडेस्टाइनली मतलब कि छुपकर, सीक्रेटली मैरिड, शादी की, किससे शादी की? एन मोर से शादी की, MORE होना चाहिए, एन मोर से शादी की। फिर अगला सवाल देखिए, फॉर विच ऑफेंस वॉज डन डिसमिस्ड, किस अपराध के लिए डन को
डिसमिस किया गया, हटा दिया गया फ्रॉम हिज ऑफिस मैंने अपनी नौकरी से, एंड इम्प्रिजन्ड, और उसको जेल में डाल दिया गया। किस अपराध के लिए आपको पता ही है, ही मैरिड एन मोर, फिर से यहाँ MORE करना है आपको, तो उसने एन मोर से शादी की थी, इसके लिए उसको नौकरी से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर फॉर सम टाइम डन लिव्ड विद हिज वाइफ्स कज़िन, कुछ समय के लिए डन अपने पत्नी की कज़िन के साथ रहा, हुज नेम वॉज, उसका नाम था फ्रांसिस वुली। फिर है इन विच ईयर डिड ही बिकम डिविनिटी टीचर एट लिंकन्स इन, तो किस साल वो डिविनिटी टीचर बना, मतलब कि लिंकन्स इन में। डिविनिटी टीचर होता है धर्मशास्त्र का शिक्षक, तो ये 1616 में वो बना। फिर है इन विच ईयर वॉज ही मेड डीन ऑफ सेंट पॉल्स, तो किस साल उसको सेंट पॉल्स का डीन बनाया गया, तो ये है 1621 में। फिर है अपॉन हुज रिमूवल वॉज डन मेड डीन ऑफ सेंट पॉल्स, तो किसको हटाकर सेंट पॉल्स का डीन बनाया गया था, किसके हटने के बाद जॉन डन को, डॉक्टर कैरी के बाद। फिर इन विच ईयर डिड डन रिटर्न टू इंग्लैंड एंड बिकम प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस ईगर्टन, तो किस साल डन इंग्लैंड लौटा और वो प्राइवेट सेक्रेटरी बना सर थॉमस ईगर्टन का, तो वो 1600 में। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर आपको 1596 में बोल दिया था कि अपनी पत्नी को छोड़कर गया था इस यात्रा पर, नहीं, ये यात्रा तक तो उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। ये वाली जो यात्रा है ये तो इसका ऐसे ही यूरोप टूर था, तो यहाँ तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी शादी तो 1601 में हुई है। जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, ये जो 16वां क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन के इन विच ईयर कि किस साल को डन वापस आया इंग्लैंड और प्राइवेट सेक्रेटरी बना सर थॉमस ईगर्टन का, तो ये 1600 में बना। और फिर 1601 में उसने शादी कर ली इनकी भतीजी से, तो ये यहाँ पर तो 1600 आएगा इसका जवाब। विच यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड अपॉन हिम डिग्री एट डिविनिटी, तो किस यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री ऑफ डिविनिटी दी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दी। डन is the only English poet of the first rank who is also a great orator, ये किसने कहा था, who comments, तो ये सर ग्रियर्सन ने कहा है डन के बारे में। फिर his blooded and passionate, hot blooded and passionate डन was with a passion in which body and soul are sometimes इनएक्सट्रिकेबली ब्लेंडेड, यानी हॉट ब्लडेड गर्म खून वाला, एंड पैशनेट और भावुक। डन था विद अ पैशन, एक ऐसी भावना के साथ, इन विच जिसमें के बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा, आर समटाइम्स कभी कभी होते हैं, इनएक्सट्रिकेबली माने जिनको अलग नहीं किया जा सकता, इस तरीके से ब्लेंडेड माने मिले हुए। हु कमेंट्स, तो ये कमेंट भी सर ग्रियर्सन का ही है। फिर ये अगला कमेंट है, ये भी सर ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन ने कई कमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं जॉन डन के बारे में। हिज पोइट्री हैज़ नथिंग टू से, यानी उसके काव्य में कुछ भी नहीं कहा गया है। ऑफ द प्लेजर्स, यानी आनंद के बारे में। ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने के आनंद के बारे में। लाइक दैट ऑफ फ्रेंड बेन जॉनसन, जैसे कि उसके दोस्त बेन जॉनसन के में था। हु कमेंट्स, तो ये भी सर ग्रियर्सन का गई कमेंट है। फिर इसके बाद है डन वॉज ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट इन 1615, तो एक पुजारी के रूप में, प्रीस्ट के रूप में जॉन डन को रखा गया एंग्लिकन चर्च में। फिर है बाय 1630 डन्स हेल्थ कम्प्लीटली ब्रोक डाउन एंड हिज हेल्थ केम टू इट्स एंड हिज लाइफ केम टू इट्स एंड, यानी आपको मृत्यु बतानी है कब हुई, तो ये तो आप ड्रिल वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, 31 मार्च 1631 को याद रखना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर 1.5 month बिफोर हिज डेथ वन ऑफ हिज फेमस सरमन्स वॉज प्रीज्ड बिफोर, तो 1.5 महीने पहले उसकी मृत्यु से उसने अपना भाषण दिया किसके सामने, चार्ल्स फर्स्ट के सामने। तो मैंने आपको बताया ना कि एलिजाबेथ के बाद, एलिजाबेथन एज ख़त्म होता है एलिजाबेथ के साथ, फिर उसके बाद जेम्स फर्स्ट राजा बना तो वो जैकोबियन एज, और फिर चार्ल्स फर्स्ट राजा बना तो वो कैरोलाइन एज। तो ये सब जॉन डन के टाइम, मतलब कि उसके जीवन काल में ही हुआ है।
तो ये हुआ चार्ल्स फर्स्ट के सामने उसने भाषण दिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पोइम ऑफ डन, इनमें से कौन सी कविता जॉन डन की नहीं है। ये आप आसानी से पहचान लेंगे, इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे देंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको मालूम ही है जॉन मिल्टन की लिखी हुई है, बाकी सब जॉन डन की हैं, ये द फ्ली, द गुड मॉरो, द सनराइजिंग। फिर विच पोइम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डन, तो इनमें से कौन सी कविता डन के द्वारा लिखी गई है। तो द कैननाइजेशन आपको मालूम ही है, ये डन के द्वारा लिखी गई है। फिर विच पोइम डज नॉट बिलोंग टू डन, इनमें से कौन सी कविता डन की नहीं है। तो सिंस ब्रास नॉर स्टोन, ये आपको पता ही है किसने लिखी है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। बाकी ये तीनों कविता हैं एनिवर्सरी, लव्स ग्रोथ और वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग या फिर ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये सब जॉन डन की लिखी हुई हैं। सिंस ब्रास नॉर स्टोन शेक्सपियर की लिखी हुई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइम डज नॉट बिलोंग टू डन, इनमें से कौन सी कविता डन की नहीं है। लव्स एल्केमी, ये डन की है। नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लुइसीज डे, ये भी डन की है। द एपरिशन, ये भी डन की है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये आपको मालूम है किसकी है, पीबी शैली की है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच पोइम बिलोंग्स टू डन, इनमें से कौन सी पोइम डन की है। तो एक्सटेसी डन की है। बाकी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी पोइम्स के नाम आ रहे हैं ना, ये सारी ही पोइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको मालूम होना चाहिए उन सब के बारे में कि वो किसने लिखी हैं। जैसे द टिंटर नेबी है, टिंटर नेबी वर्ड्सवर्थ की फेमस पोइम है। ला बेलेडम सांसमर की, ये जॉन कीट्स की बहुत फेमस पोइम है, इस पर वीडियो भी अपलोडेड है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन की है, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है मेरा, आपने पढ़ी रखी होंगी, इनसे परिचित होना चाहिए आपको। फिर है विच पोइम डज नॉट बिलोंग टू डन, इनमें से कौन सी पोइम डन की नहीं है। तो जो डैफोडिल्स है, ये वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोइम है। बाकी ये द ब्लॉसम, डेथ बी नॉट प्राउड, द रेलिक, ये सब जॉन डन की ही हैं। फिर विच पोइम डज नॉट बिलोंग टू डन, यानी इनमें से कौन सी पोइम डन की नहीं है। तो द फेयरी क्वीन, ये स्पेंसर की है और एक एलेगरी है, मैंने जब एलेगरी आपको पढ़ाई थी तब आपको बताया था। फिर 31वां सवाल देखिए, अ लेक्चर अपॉन द शेडो इज़ अ फेमस वर्क ऑफ डन, ये एक प्रसिद्ध रचना है डन की, और ये क्या है, ये एक पोइम है। एयर एंड एंजल्स अ फेमस वर्क ऑफ डन इज़ अ, ये भी एक पोइम है। इसके बाद देखिए, डन हैज़ नॉट कंपोज्ड, डन ने नहीं लिखा है, लिरिक्स लिखी हैं, सटायर लिखे हैं, रिलीजियस पोइम भी लिखी हैं, लेकिन एपिक यानी कि महाकाव्य नहीं लिखा है। फिर है 34वां सवाल, विच पोइटिक फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू डन, इनमें से कौन सी पोइटिक फॉर्म डन की नहीं है। तो लिरिक्स, सटायर, एलेजी, ये सब उसने लिखा है, लेकिन मॉक एपिक उसने नहीं लिखा है, ना एपिक लिखा ना मॉक एपिक लिखा। फिर अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज कंपोज्ड इन 1611, तो ये जो कविता है वो 1611 में लिखी गई थी। एंड द पोइम वॉज एड्रेस टू, और ये जो कविता है किसके लिए थी, ये कवि की वाइफ के लिए थी, द पोइट्स वाइफ। ये तो हमारा जवाब होगा ए। फिर अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज कंपोज्ड बाय द पोइट व्हेन ही वॉज गोइंग टू, तो ये कविता कब लिखी गई थी, जबकि वो फ्रांस जा रहा था। उसी पीरियड की आपकी ये कविता भी है जो आपके यहाँ आगरा यूनिवर्सिटी में सिलेबस में, यानी कि प्रेजेंट इन एब्सेंस। फिर हु रिग्रेट्स अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एज द टेंडरेस्ट ऑफ डन्स लव पोएम्स, हु रिगार्ड्स, तो कौन मानता है इस कविता को एज द टेंडरेस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा नाजुक, ऑफ डन्स लव पोएम्स, डन की जो प्यार की कविताएं हैं, तो ग्रियर्सन मानता है। फिर स्वीट लव आई डू नॉट गो इज़ बिलीव टू हैव बीन एड्रेस टू, तो ये जो कविता है किसको एड्रेस्ड है, किसको संबोधित है, हिज बिलवेड वाइफ एन, उसकी पत्नी एन को। फिर व्हाट टाइप ऑफ पोइट इज़ डन, तो डन किस टाइप का कवि है, ये तो आप परिचित ही हैं कि वो मेटाफिजिकल पोइट है। फिर लव्स ग्रोथ इज़, तो ये लव्स ग्रोथ इज़ ये एक कविता है। द एक्सटेसी इज़ अ वेल नोन पोइम, एक्सटेसी नाम की एक जानी मानी कविता है, ये भी डन ने लिखी है। विच वर्क ऑफ इज़ ऑफ डन, इनमें से कौन सी कविता डन की है।
तो द गुडमॉरो डन की है, बाकी के बारे में भी आप जान लीजिए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये टॉमस ग्रे की है और इस पर 2 वीडियो मेरे अपलोडेड हैं, आपने दोनों ही देखे होंगे, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। डैफोडिल्स ये कविता वर्ड्सवर्थ की है, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, ये भी आपने देखा होगा। ओड टू ए नाइटिंगेल ये कविता जॉन कीट्स की है, इस पर भी वीडियो अपलोडेड है, ये भी आपने देखा होगा। फिर है व्हाट काइंड ऑफ पोइटिक फॉर्म डिड डन नॉट यूज़, तो इनमें से कौन सी पोइटिक फॉर्म उसने यूज़ नहीं की, एपिक उसने यूज़ नहीं किया, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है हु इज़ अ ग्रेट पोइट ऑफ लेडी सोनेट्स, तो कौन महान कवि है लेडी सोनेट्स जिसने लिखी हैं, जॉन डन है। फिर हु हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डन, डन से कौन प्रभावित हुआ है, गॉल्सवर्दी, शेक्सपियर, मिल्टन, ये तो डन से प्रभावित नहीं है, टी.एस. इलियट प्रभावित हुआ, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डन, तो डन से कौन प्रभावित नहीं हुआ है ये बताना है, तो टी.एस. इलियट तो प्रभावित है, डब्ल्यू.बी. यीट्स भी प्रभावित है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है। और फिर है हु इज़ नॉट अ मेटाफिज़िकल पोइट, तो इनमें से कौन मेटाफिज़िकल पोइट नहीं है, तो एंड्रू मार्वेल एक मेटाफिज़िकल पोइट है डन की ही तरह। अब्राहम कावले ये भी मेटाफिज़िकल पोइट है, डन तो मेटाफिज़िकल पोइट है ही, वर्ड्सवर्थ मेटाफिज़िकल पोइट नहीं है, वो एक रोमांटिक पोइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्स डन अ वेरी ग्रेट एंड वेरी पजलिंग पोइट, तो किसने कहा है जॉन डन को कि एक बड़ा महान लेकिन बड़ा पजलिंग मीन्स परेशान करने वाला, पहेलियाँ बुझाने वाला कवि है, तो सेंट्सबरी ने कहा है ये डन के बारे में। फिर 49वां सवाल देखिए, विच वर्क अपीयर 2 years आफ्टर डन्स डेथ, तो कौन सी रचना है, कौन सा कलेक्शन है उसकी कविताओं का जो कि डन की मृत्यु के 2 साल बाद निकला, वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है। फिर है हु डज़ नॉट बिलोंग टू मेटाफिज़िकल स्कूल, यानी इनमें से कौन है जो मेटाफिज़िकल स्कूल का नहीं है, तो इसमें से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है जो कि मेटाफिज़िकल स्कूल को बिलोंग नहीं करता।